क्यों मिल रहा है? वजह भी खास है। वजह यह है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार की 4.5 साल हो गए। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने 19 मार्च 2017 को कमान संभाली थी। एक संत को मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। इससे पहले वो कई बार सांसद रहे गोरखपुर से, और गोरखनाथ मंदिर की वजह से उनको जाना जाता था। और ये भी बात सत्य है कि जब भारतीय जनता पार्टी को भीड़ जुटाने के लिए जब कोई कार्यक्रम बड़ा आयोजन करना था, कि जब जरूरत पड़ती थी, तब वो गोरखपुर में वो का आयोजन करती थी, क्योंकि गोरख सिर्फ योगी आदित्यनाथ के नाम पर और मठ के नाम पर जो भीड़ इकट्ठा होती थी वो पूरे पूर्वांचल में किसी बड़े नेता के आयोजन कार्यक्रमों में चुनाव के दौरान नहीं होती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद तमाम चुनौतियां उनके पास रही, और आज जब मैंने उनको आज सुबह बधाई दी, उसके बाद से आज मैं सीधे समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही कद्दावर नेता श्री ओम प्रकाश सिंह जी के साथ मौजूद हूं और उनसे बातचीत करूंगा। सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और साधना टीवी, ईश्वर टीवी और साधना प्लस न्यूज में जो हम आपसे पूछेंगे, आप विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आप पूर्वांचल के भी एक कद्दावर नेता हैं। और मैं जातिवाद तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप क्षत्रियों में भी आपकी एक पहचान, आपकी अलग पहचान है। और एक संत मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं संत इसलिए इस्तेमाल करना चाहता हूं क्योंकि चोगा वो आज भी उन्होंने उतारा नहीं, वो कुर्ता पजामा नहीं पहनते हैं। ओम प्रकाश सिंह की राय और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता की राय क्या है 4.5 साल के उपलक्ष्य में आज? देखिए, वही अपने आप में गलत फैसला हो गया। संत को संत ही रहने में अच्छा लगता है। संत जब साइंटिस्ट बनेगा तो कहीं ना कहीं गलत फैसले हो जाएंगे। जब तक जोगी जी संत थे और गोरखपुर मठ से जुड़े थे तब तक तो अच्छे थे। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने वही गलत फैसला हो गया। 70% धन का आवंटन माननीय अखिलेश यादव जी, जो सबसे गाजीपुर से शुरू हुआ, इसे मैं जानता हूँ, उस कैबिनेट में भी रहा हूँ मैं, और 70% रुपये का आवंटन, अलाइनमेंट सब समाजवादी पार्टी ने किया था। आप समाजवादी पार्टी को हटा देने से, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस हटा देने से वो आपके खाते में नहीं जाता। आपके खाते में तब जाता कि आपने कोई बड़ा काम कर दिया। आपने गंगा एक्सप्रेसवे के नाम लिए, यदि आप कर दिए होते तो समझ में आता कि गंगा एक्सप्रेसवे आपने बनाने का काम किया। लेकिन 4.5 साल में आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी डिग्री कॉलेज का भी सर्वे रिपोर्ट हुआ, उसमें डिग्री कॉलेज 100 की भी श्रेणी में नहीं है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है BHU तीसरे नंबर पर, वो दुनिया के तीसरे नंबर पर थी, आज देश के तीसरे नंबर पर है। रही बात विकास की, तो विकास तो इनके जबान में है, कर्म में नहीं है। और मैं यह बात मानता हूं, मैं छोटी जीवन से 18 साल की उम्र से राजनीति में कॉलेज से निकाले गए, 22 साल में काशी शासन के महामंत्री बने, 25 साल में MLA बने, और वहां से बने जहां मेरी जात की संख्या कम थी। अपने संघर्षों के बल पर मैंने 6 बार विधायक, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर और MP बनने का सौभाग्य मिला, जो कम्युनिस्टों का और नक्सल प्रभावित एरिया का काम था, एरिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने 4.5 साल का रूपरेखा तय की, वो खुद बताते हैं कि क्या डिग्री कॉलेज में कोई नियुक्ति हो गई, एडेड स्कूलों में नियुक्ति हो गई, 450 मॉडल स्कूल इन्होंने खोला, क्या उन स्कूल पर नियुक्ति कर दिए। 67,000 नियुक्ति जो बेसिक शिक्षा का था, ये खाली जांच कराते रह गए। और मैं दुनिया का अद्भुत सरकार में देखा हूं जो 1,70,000 सरकारें वेलफेयर स्टेट होती है। सरकार मदद करने के लिए होती है, सरकार बसाने के लिए होती है, घर उजाड़ने के लिए नहीं होती है। 1,70,000 शिक्षा मित्र जिसको भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार नियुक्ति हुई, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने एक कलम से 1,70,000 नौजवानों को, जिसकी नियुक्ति प्रधान के थ्रू हुआ था, जिसमें एक पैसा नहीं चला था, उस नियुक्ति को अमली जामा ना पहुंचाना, उसमें 13,000 से अधिक लड़के मर चुके हों, सुसाइड कर लिए हों, ये दुनिया के इतिहास में 1,70,000 लोगों को नौकरी से बर्खास्त करना इनके 4.5 साल की सरकार की उपलब्धि मानी जा सकती है। इन्होंने कोई नई नियुक्ति नहीं किया, कोई नई भर्ती नहीं किया, इन्होंने कोई ऐसा विद्यालय नहीं खोला, कोई सैनिक। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की राजनीति में टाइगर हिल, बटालिक और कारगिल में पता कर लीजिए, सबसे अधिक कोई मरने वाला जब देश सोता है तो उत्तर प्रदेश का नौजवान सरहद पर खड़ा होके इस देश की सुरक्षा का काम करता है। आपने एक सैनिक स्कूल नहीं खोला। गाजीपुर में कोई युद्ध हो, 62 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, आजादी की लड़ाई के 1942 का जंग आजादी का लड़ाई हो,
या 1857 में कुंवर सिंह का नेतृत्व कर रहा हो, पूर्वांचल हमेशा अगली कतार में खड़ा होकर लड़ने का काम किया। वहां आपने रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह जी हैं, एक भी सैनिक स्कूल नहीं खोले। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि ये 4.5 साल में आप क्या किए? 4.5 साल में बुलडोजर से घर ढहवा दिए। किसका घर ढहवाया हो? आज भी क्या अपराधियों को आपने जमींदोज कर दिया? आज अपराध कम कर दिए? आज महिलाओं के साथ जो हो रही है हम कभी सोच नहीं सकते हैं। एक द्रौपदी के चीरहरण पर महाभारत हो गया, आज पता न कितनी बहनों का चीरहरण हो रहा है। इस पर जोगी जी ने कोई बड़ा काम किया? इस कानून को कठोर और क्यों नहीं अपनाने का काम किया? इस कानून पर इतना भय होना चाहिए, शासन का भय होना चाहिए। शासन भय से चलता है, शासन केवल बातचीत से नहीं चलता है। मैं पूछा हूं कि इनकी 2-3 चीजें हैं भारत सरकार की और इनकी। इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव हुआ है, इनका आंकड़ा निकलवा लीजिए सदस्यों का, सबसे कम जीते हैं। और एक एक जिला पंचायत के सदस्य करोड़ों में और लाखों में बिके हैं। 50 लाख से कम बोली नहीं थी। एक एक प्रमुख जो जीते हैं, एक एक ब्लॉक प्रमुखों को 3 से 5 करोड़ रुपया लगा है। तो ये काला धन है कि नहीं है? यदि काला धन है तो भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? एक सवाल है। दूसरी बात, इसको हम क्या कह सकते हैं? जोगी जी को भी 4.5 साल में अपने खराब बातों को भी दिखाना चाहिए। राजनीति में लोकतंत्र लोकलाज का होता है। लोकतंत्र में खाली आप बोले और मैं सुनूं, ये राजतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र में आपकी भी बात सुनी जाए और मेरी भी बात सुनी जाए। मैं इतना ही कहूंगा कि 4.5 साल उनको मुबारक हो, इस देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए मुबारक नहीं है। क्योंकि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ, नोटबंदी के बाद काला धन खत्म नहीं हुआ, 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिली, सरकार आने के बाद गंगा साफ नहीं हुई। और जब तक छोटी नदियों को आप साफ नहीं करेंगे, आप गंगा साफ नहीं कर सकते हैं। आप बनारस की बात की तो प्रधानमंत्री के क्षेत्र है। मैं बार बार कहता हूं कि बंबई का विकास हो सकता है, मद्रास का विकास हो सकता है, कलकत्ता का विकास हो सकता है। तो बनारस तो माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है साहब। वहां पर मैंने कहा कैंटोनमेंट को ले जाइए कैथी, जो एयरपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। आज हिंदुस्तान को यदि खतरा है तो बाह्य लोगों से खतरा है, आंतरिक लोगों से खतरा नहीं है। अंग्रेजों ने बनाया। अब कैंटोनमेंट एरिया बनारस की आबादी का सबसे बड़ा हेडक है। आप कचहरी में कितनी भीड़ है वकीलों की, जेल क्यों गाजी बनारस के शहर में रहेगी? प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, ये जेल जाना चाहिए पिंडरा, जेल जाना चाहिए दूर, तो आप जेल को बाहर नहीं भेज रहे हैं। पूरी कचहरी की रोड, जहां से हर जिला को जाने वाले रास्ते हैं, सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी है, कोई दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती है, पता कर लीजिए। तो आप जेल को भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर नहीं करें, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। आप रक्षा मंत्री आपका है, उत्तर प्रदेश आपका है, और इसके बाद भी कैंटोनमेंट एरिया में, इतनी बड़ी एरिया में आप लंदन की बात करते हैं। आप कहते हैं हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो स्मार्ट सिटी तो लंदन की बात करते हो। तो आप हाई पार्क देख के आओ, 100 एकड़ की जमीन है, हाई पार्क 700 एकड़ की हाई पार्क है। उस हाई पार्क में लंदन के अमीर और गरीब सभी लोग सुबह आकर, कोई स्विमिंग करता है, कोई पढ़ता है, कोई हॉर्स राइडिंग करता है, कोई साइकिलिंग चलाता है, कोई पठन पाठन काम करता है, कोई कोचिंग होती है। तो आप भी बनारस को ये सौभाग्य मिला है प्रधानमंत्री बनने का। तो प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि खाली मुंह से विकास मत करिए। आपने रोजगार, सबसे बड़ी बुनकर जो सपने भले गरीब था, लेकिन बनारस की नक्काशी, बनारस की साड़ियाँ, बनारस के कपड़े, बनारस की कुर्ती दुनिया में प्रसिद्ध थी। चिकन लखनऊ का प्रसिद्ध था। आप इस पर कोई काम किया तो बता दीजिए। आपने बनारस में एक उद्योग के लिए बनाया, आज जो आप कह रहे हैं कि नहीं, अब ये विवाह के लिए हम मंडप देंगे। जो आपने कहा था कि खादी ग्राम उद्योग या बुनकरों को हम इसमें ट्रेनिंग देंगे, आज तक आप ट्रेनिंग नहीं दिए। 7 साल पूरा हो गया। आप बोल रहे हैं रुद्रा पैलेस बनवाए हैं, रुद्रा, और एक हम बनवाए हैं
माननीय अखिलेश जी ने जयप्रकाश कन्वेंशन सेंटर, अब इनका 5,000 लोगों का बैठने का जगह है, उनको 1,200 बैठने का जगह है। अब 1,200 वाले को रुद्रा का आपने जापान की कन्वेंशन से बनवाया है। अब पता कर लीजिए, एक दिन की बुकिंग की आप 8.5 लाख रुपया रखे हैं, और आप जेपी के पता कर लीजिए कन्वेंशन सेंटर का, तो देश के लिए आईना है। तो आप रुद्रा का उद्घाटन तो ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है एक नया ताजमहल बनवा दिए, और जयप्रकाश कन्वेंशन सेंटर को आप चालू नहीं कर रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि 4.5 साल में आप बिगाड़ने के लिए आए कि बनाने के लिए आए? और सरकार किसी की भी आए, सरकार काम करने के लिए आती। सरकार बदले की भावना से बोलने और कहने का, बड़ा पद पर बैठकर कोई छोटी बातें कहना भी राजनीति में। मुलायम सिंह जी इस देश के रक्षा मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, गांव के गरीब से पैदा होकर अपने संघर्षों के बल पर उन्हें खराब बातें कहना, अब्बा जान कहना, सम्मान से भी आप राम ले सकते हैं। आप उनके घर जाते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि 4.5 साल में जोगी जी किए तो कुछ नहीं, खो बहुत कुछ गए हैं, क्योंकि उनको जोगी के रूप से जाना जाता था। और जोगी कभी सत्ता के लिए नहीं आता है, जोगी तो सब कुछ त्याग करके आता है। तो जोगी जी को तो ये पद लेना ही नहीं चाहिए। यदि खुदा ना खास्ता जोगी जी के भाग्य में था ही, तो जोगी जी को यह बात ज्ञान में आना चाहिए कि दशरथ जी चाह कर भी राम को राजा नहीं बना पाए, क्योंकि ग्रह काल खंड में कहीं न कहीं वो भी फंस गए थे। तो जोगी जी भी हमको लगता है कि 4.5 साल के बाद फंस चुके हैं, क्योंकि जो व्यवस्था बनाने के लिए होती है वही उसके खातिर होती है। बड़ी बात यहाँ पर ओम प्रकाश सिंह जी ने की। ओम प्रकाश सिंह जी, ये बातें हम बातों को गंभीरता से इसलिए हमारे दर्शक जरूरी है, क्योंकि ओम प्रकाश सिंह जी सत्तावर नेता के साथ साथ में लगातार कई वर्षों से विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, और पूर्वांचल ही नहीं तो प्रदेश की राजनीति को भी उन्होंने समझा है। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी से लेकर के आज के जो मुख्यमंत्री काल को वो समझते हैं। कांग्रेस की सरकारों को देखा है, बसपा की सरकार को देखा है, समाजवादी पार्टी की सरकार को देखा है, और आज जिस प्रकार से वो बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है अपने आप में गंभीर है, और उसकी सत्यता जरूर मुझे लगता है कि सरकार को उसको समझना चाहिए। अगर सत्यता में कोई कमी है तो मुझे लगता है ओम प्रकाश सिंह जी से मुझे एक बार जरूर बात करनी चाहिए। सर, ये सारी बातें डेवलपमेंट से रिलेटेड तो आपने बताई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, आम जनता की बात करें, गरीब जनता की बात करें, तो 2019 में चुनाव भाजपा जीती है, और उसके अलावा फिर जो पंचायत चुनाव थे, आप बताते हैं कि पंचायत चुनाव भी उन्होंने पैसे की खरीद फरोख्त की। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की वो कार्यकर्ता जो पहले कभी नहीं डरा करते थे, वो एकाएक कैसे डर गए? या क्या ये कहा सकता है कि वो जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के थे वो अब सेठ बन चुके हैं? तो उन्हें डर था शायद अपने बिजनेस का, या अपने आने वाले समय पे। अब वो क्यों नहीं उस तरह से खड़े हुए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहले खड़ा हुआ करते? ऐसा नहीं है। देखिए, वो आप जो भी सोचिए, मैं 6 बार से गाजीपुर में किसी की सरकार थी, हमें वो जीतते थे, लेकिन धन नहीं। मैंने एक बात कहा आपसे कि धन का महत्व था, धन का सम्मान नहीं था। धन का इधर सम्मान बढ़ा है। अब भामाशाह राणा प्रताप बनना चाह रहा है, ये संभव नहीं है, क्योंकि राणा प्रताप बनने के लिए घास की रोटी खानी पड़ेगी। अब जो पैसा इतना चला कि हमारे लोग, जैसे मेरे गाजीपुर में हम लोग खुला वोट डालने गए, डाले, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में खरीद फरोख्त हुआ कि हमारा कैंडिडेट लड़ने वाला बहुत सामान्य परिवार का था, और जो मेरे खिलाफ लड़ने वाला था वो बहुत बड़े शराब और धंधों के व्यवसायी थे। अब उनके आगे सामान्य आदमी रावण रति रघुवीरा था। लेकिन जिला पंचायत जिस सरकार जीतती है और प्रमुख वो ये जान जाए कि सरकार नहीं बना पाती है, ये सत्य है। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर के सर आपकी पार्टी में क्या स्ट्रेटेजी? क्योंकि मैं सर व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता, जो कर्मठ कार्यकर्ता हुआ करता था, वो अब फॉर्च्यूनर पे, और मैं देखता हूँ बड़ी गाड़ियों से इसी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जब आपके कार्यक्रम होते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि अखिलेश यादव आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने साइकिल यात्राएं निकाली, आप जैसे भी उनके साथ नेता नहीं बल्कि आप अपने आप को कार्यकर्ता ही समझते हैं, आप जैसे लोग हैं उनके साथ में। लेकिन वो एक बड़ी फौज, क्योंकि ये जो इस बार का युद्ध होना है
वो यशराज फिल्म की मल्टी स्टारर फिल्म के साथ होना है, यहाँ पे सिंगल हीरो के साथ आप कैसे इस फिल्म का आप इसमें मुकाबला करेंगे? देखिए, आम जनता जब खड़ी होती है, देखिए गांधी के जमाने में 2 तरह के जलसे होते थे। एक जलसा होता था लॉर्ड माउंटबेटन का और ब्रिटिश का, और एक तरफ गांधी का होता था जो लंगोटी पहना हुआ आम आदमी भेष बदला हुआ, जिसके चेहरे में आम आदमी दिखाई देता था। तो एक तरफ राय बहादुर, सिंह बहादुर, खां बहादुर, खान बहादुर, तलवार बहादुर, कई तरह के बहादुर थे। दूसरी तरफ आम आदमी को गांधी लेके चल रहे थे। इस देश में एक खूबी है, भ्रष्टाचार में भले देश डूबा हो, ईमानदार के पीछे, संघर्षशील के पीछे और विकास के पीछे खड़ा हो जाता है। तो ये अंतिम दौर है, अब कुछ कहने का रह नहीं गया। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि मेरे कार्यकर्ता डरे हैं, न मेरे जितना समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की फौज है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लड़ाकू और बलिदानी जो अच्छा है उतना किसी पार्टी के पास नहीं है। हाँ, आरएसएस और भाजपा के पास पैसे की एक बहुत बड़ी, नोटबंदी में भी किसी को फायदा हुआ या ना हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी की आमदनी बढ़ी है, पार्टी के कोष बढ़े हैं, इनकी आमदनी बढ़े हैं, इनके पार्टी कार्यालय के स्वरूप और रंग रूप बदले हैं, इनके कार्यकर्ताओं का शकल सूरत बदले हैं। लेकिन आम जनता यह बहुत बहुत सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखती है कि कौन कब क्या था और कब कौन क्या हो गया है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि फॉर्च्यूनर में बहुत कम लोग, समाजवादी पार्टी के लोग फॉर्च्यूनर की उपयोग बहुत कम कर पाते हैं। असली तो हम लोग जमीन पर और साइकिल के आदमी है तो साइकिल पर ही भरोसा करते हैं, और साइकिल ही अंत में है जो चलेगी और रहेगी। इसलिए फॉर्च्यूनर यदि कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं तो ये मत सोचिए कि सब फॉर्च्यूनर पर ही चलने वाले लोग हैं। हाँ, लड़ाई होगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार राजनीति का समरासुर का बद होने वाला होगा, जो दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन जब जंग शुरू होगी तो यही आदमी जो बैठा है सड़क पर, यही आदमी सड़क पर खड़ा होकर इस सरकार का मुखालफत करने का काम करेगा। सर, एक आखिरी प्रश्न है, क्योंकि आपको कहीं जाना भी है और हम समझ सकते हैं कि जो बड़े नेता होते हैं उनके पास कमरे में बैठने से ज़्यादा जनता के बीच आने की ज़्यादा उत्सुकता रहती है और काम करने की भी उत्सुकता रहती है। सर, जिनको आप लड़ाका बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने यही बड़ी बात कल कही, उन्होंने बात को रखा कि ये जो लड़ाका जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो असल मायने में उनके दृष्टिकोण में वो उसको ये कहते हैं कि वो दंड है, वो असामाजिक तत्व की तरह है। तो आपको लगता है कि क्या ऐसी भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी का चुनाव जीतने के लिए उद्यमता भी कर सकती है, या हम कह सकते हैं कि ऐसे लड़ाकू लोग भी आ सकते हैं जो कि चुनाव को बहुत भयावह बना सकते हैं? देखिए उन अपनी अपनी नज़रिया है। यदि ब्रिटिश सरकार से पूछते तो भगत सिंह वो आतंकवादी कहते थे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता उनको बहादुर क्रांतिकारी कहती है। समाजवादी पार्टी के लोग ईमानदारी से अपने हक और पद के लिए, माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने भाषणों में कहा है कि जहां अन्याय हो वहीं खड़ा हो जाओ, यही समाजवादी पहचान है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। जयप्रकाश जी ने कहा था कि हमारी जो अभी आज़ादी की लड़ाई, अभी जो आंदोलन है, यही नहीं खत्म होगा। तो हमारे जो पुरखे हैं बहुत शानदार रहे हैं, नरेंद्र देव, जयप्रकाश जी, डॉक्टर लोहिया, चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह जी, इन लोगों का एक बहुत, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी, इन सबों का एक बहुत शानदार दस्तावेज है। वो दस्तावेज है त्याग का, वो दस्तावेज है संघर्ष का, और वो दस्तावेज है ये कांग्रेस के पास नहीं है, ये भाजपा के पास नहीं है। जितनी सुंदर विरासत मेरे पास है, मेरे पार्टी के पास है, उतना सुंदर विरासत किसी दल के पास नहीं है। इसलिए हम उद्दंडता नहीं कर सकते हैं। हमारा कार्यकर्ता यदि हक के लिए लड़े बूथ पर, तो उद्दंडता नहीं है, ये उसका हक है। जब जुल्म हो तो हमें लड़ना चाहिए। इसको आप दूसरे आईना से देख रहे हैं लोग। इसलिए मैंने कहा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, सुखदेव, रोशन सिंह, इन लोगों की भी एक अलग इतिहास रहा है। उस समय के लोग उन्हें कुछ और कहते थे, और देश की जनता, समाजवादी पार्टी अपने उस बहादुर कार्यकर्ताओं पर नाज ही नहीं करती है, बल्कि भरोसा भी। इसलिए ये बातें भारतीय जनता पार्टी की मनगढ़ंत है, और मुख्यमंत्री की एक गाड़ी पर चढ़ जाना, विरोध कर देना, धरने पर बैठ जाना, ये मामूली करेजा वाले लोग नहीं होंगे।
जहाँ पूरी फोर्स लगी हो, वो कहीं न कहीं जानता है कि जब मैं विरोध करूंगा तो मैं लाठी खाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा। तो ऐसे लोगों के बारे में ये बातें कहना कि वो दंडता, हमको लगता है ये राजनीति के अच्छे शब्द नहीं है। शब्दों का चयन भी ठीक से करना चाहिए। हमारे समाजवादी पार्टी के लोग बहुत बहादुर लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं और जान देने वाले हैं, जान लेने वाले लोग नहीं हैं। जान लेने वाला अपराधी होता है, जान देने वाला कभी अपराधी नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी में जान देने वाले लोग हैं, जान लेने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए मैं बहुत मजबूती के साथ कह सकता हूँ, हमें अपनी जिंदगी में कभी हिंसा हुई भी होगी तो हक और पद के लिए होगी। व्यक्तिगत झगड़ों में हम लोगों ने कभी कोई गंदा काम नहीं किया है जो हम लोग के दामन पर कोई दाग लगा सके। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मित्र, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद आपसे भी भेंट हुई। और सबसे अच्छी बात है कि 4.5 साल का किताब का लोखा जखर शुरू हुआ तो उस किताब में क्या पाए क्या खोए, क्योंकि असली मूल्यांकन तो 4 महीने बाद होने वाला है और वही 4 महीना बाद फिर 5 साल की तकदीर तस्वीर फैसला करें। शुक्रिया। तो ये थे ओम प्रकाश सिंह जी। जी हाँ, हम फिल्मों में हमने ये इस तरह के हमें देखने को मिला होगा, कहानी देखने को मिली होगी कि जब आप किसी इलाके में जाते हैं तो आप वहाँ पूछते हैं ठाकुर साहब के गाँव जाना है या बाबू साहब के गाँव जाना है, तो आपको उनका नाम नहीं बताना पड़ता है, आप सीधे वो आपने अपने घर तक पहुँचाएगा। पूर्वांचल के अंदर अगर आप एंट्री करते हैं, अगर आपने ओम प्रकाश सिंह जी का नाम बता दिया तो वो लोग हैं जो आज छोटे से लेकर बड़े लोगों तक सीधे जुड़े हुए हैं। और वो पूर्वांचल क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर न्यूजीलैंड में है या अमेरिका में है या लंदन में है, अगर वो ओम प्रकाश सिंह जी के लिए उतना ही सम्मान रखता है जितना वहाँ का एक छोटा आदमी इनके लिए रखता है। क्यों? क्योंकि ये लोग आज भी जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं। तो हालांकि मैं ये जरूर कहूँ कि समाजवादी पार्टी में इस जैसे भी नेता लोग हैं, लेकिन अगर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी की जो अपनी प्रतिक्रिया रखी है तो वो भी कहीं शायद गलत नहीं होगी। लेकिन जैसा उन्होंने बोला 4 महीने बस बचे हैं, तो फाइनल मैच देखेंगे तब पता लगेगा आखिरकार उत्तर प्रदेश किसका होने वाला है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ ब्रिजमोहन सिंह, राजधानी लखनऊ।